पश्चिम में आलोचकों और कार्यों को शांत करना। 27 फरवरी 2015 को यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के खिलाफ बोलने के कुछ ही दिनों बाद क्रेमलिन की दृष्टि में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव को गोली मार दी गई थी। नेमत्सोव केवल नवीनतम पुतिन आलोचक थे जिनकी हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। जनवरी 2016 में एक ब्रिटिश सार्वजनिक जांच ने आधिकारिक तौर पर पुतिन को 2006 में पूर्व संघीय सुरक्षा सेवा FSB KGB के उत्तराधिकारी अधिकारी अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की हत्या में फंसाया। लिट्विनेंको, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम में अपने दलबदल से पहले और बाद में संगठित अपराध के लिए रूसी सरकार के संबंधों के खिलाफ बात की थी, को लंदन के एक होटल बार में चाय पीते समय पोलोनियम 210 से जहर दिया गया था। ब्रिटेन ने हत्या को अंजाम देने के आरोपी 2 लोगों के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, लेकिन दोनों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और एक एंड्री लुगोवॉय को तब से ड्यूमा के लिए चुना गया था और अभियोजन से संसदीय प्रतिरक्षा का आनंद लिया था। अलेक्सी नवल्नी, एक विपक्षी कार्यकर्ता जिन्होंने पहली बार 2011 के विरोध आंदोलन के एक नेता के रूप में प्रमुखता हासिल की थी, को बार बार उन समर्थकों पर कैद किया गया था जिन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों के रूप में चित्रित किया गया था। 2013 में मॉस्को मेयर की दौड़ में नवल्नी दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी प्रोग्रेस पार्टी प्रक्रियात्मक आधार पर बाद के चुनावों से बाहर हो गई। सितंबर 2016 के विधायी चुनाव में मतदान केवल 47.8% था, जो सोवियत संघ के पतन के बाद सबसे कम था। मतदाता उदासीनता को पुतिन के तथाकथित प्रबंधित लोकतंत्र के स्थिर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत लोकतंत्र की बुनियादी संरचनाओं और प्रक्रियाओं को बनाए रखा गया था, लेकिन चुनाव के परिणाम काफी हद तक पूर्व निर्धारित थे। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने जीत का दावा किया, लेकिन चुनाव पर्यवेक्षकों ने कई अनियमितताओं का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें बैलेट स्टफिंग और बार-बार मतदान शामिल हैं। नवल्नी की पार्टी को उसकी पंजीकरण स्थिति के कारण किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करने से मना किया गया था और नेमत्सोव के परनास को 1% से भी कम वोट प्राप्त हुए थे। 2016 तक पुतिन की भागीदारी ने सीरिया में सत्ता में संतुलन को स्थानांतरित कर दिया था और सबूत सामने आए कि रूस पश्चिमी लोकतंत्रों की शक्ति और वैधता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक व्यापक हाइब्रिड युद्ध अभियान चला रहा था। कई हमलों ने साइबर युद्ध और साइबर अपराध के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, जबकि अन्य ने शीत युद्ध के युग के प्रत्यक्ष सोवियत हस्तक्षेप को याद किया। रूसी लड़ाकू विमानों ने नियमित रूप से बाल्टिक में नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और यूक्रेनी पावर ग्रिड पर परिष्कृत साइबर हमलों की एक जोड़ी ने सैकड़ों हजारों लोगों को अंधेरे में डुबो दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने बताया कि उनके देश को 2 महीने की अवधि में 6000 से अधिक साइबर घुसपैठ के अधीन किया गया था, जिसमें यूक्रेनी समाज के लगभग हर क्षेत्र को निशाना बनाया गया था। पोरोशेंको ने कहा कि यूक्रेनी जांचकर्ताओं ने साइबर युद्ध अभियान को रूसी सुरक्षा सेवाओं से जोड़ा था। मोंटेनेग्रो में, जहां पश्चिमी समर्थक सरकार नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रही थी, अधिकारियों ने मोंटेनेग्रिन के प्रधानमंत्री मिलो जुकानोविक की हत्या करने और एक रूसी समर्थक सरकार स्थापित करने की साजिश को टाल दिया। मोंटेनेग्रिन अभियोजकों ने एक साजिश का खुलासा किया जो राष्ट्रवादी सर्ब पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक लड़ाकों और कथित तौर पर रूसी खुफिया एजेंटों की एक जोड़ी से जुड़ा था, जिन्होंने योजनाबद्ध तख्तापलट की योजना बनाई थी। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले के महीनों में उच्च की एक श्रृंखला प्रोफाइल हैकिंग हमलों ने डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को निशाना बनाया। कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन हमलों को रूसी खुफिया सेवाओं से जोड़ा और जुलाई 2016 में विकीलीक्स द्वारा हजारों निजी ईमेल प्रकाशित किए गए। कुछ ही दिनों में यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के रूसी प्रयासों की जांच शुरू की।
बाद में यह पता चला कि यह जांच उन प्रयासों और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अभियान के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही थी। ट्रंप ने मजाक में कहा कि रूस ने हैक किए गए ईमेल जारी किए थे क्योंकि पुतिन मुझे पसंद करते हैं, और बाद में रूस को क्लिंटन के 30,000 ईमेल खोजने के लिए आमंत्रित किया जो गायब हैं। इन बयानों के बावजूद ट्रंप ने इस संभावना को बार बार खारिज किया कि पुतिन चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। नवंबर 2016 में ट्रंप की आश्चर्यजनक जीत के बाद नए सिरे से ध्यान साइबर हमले और ट्रंप की अभियान टीम और रूस के बीच संभावित मिलीभगत पर केंद्रित था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि पुतिन ने चुनाव को प्रभावित करने और अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास को कम करने के लिए एक बहुआयामी अभियान का आदेश दिया था। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने रूसी खुफिया सेवाओं पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और दर्जनों संदिग्ध रूसी गुर्गों को निष्कासित कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों को खारिज करना जारी रखा। ट्रंप ने जनवरी 2017 में पदभार ग्रहण किया और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा की जांच के लिए अतिरिक्त जांच खोली गई। संवैधानिक परिवर्तन और यूक्रेन पर हमला। हालांकि रूस वैश्विक मंच पर एक अपाहिज बना हुआ था, इसके एथलीटों को बड़े पैमाने पर राज्य प्रायोजित डोपिंग योजना के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से रोक दिया गया था। इसे G8 से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था और यह आर्थिक प्रतिबंधों की एक बेड़ा का लक्ष्य था। पुतिन का व्यक्तिगत कद कम नहीं था। ब्रिटेन के साथ यूरोपीय संघ, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ एक निकास समझौते को समाप्त करने के लिए संघर्ष करने के साथ यूरोप के वास्तविक नेता के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में, और पोलैंड और हंगरी में सरकारों ने तेजी से सत्तावादी प्रथाओं का प्रदर्शन किया। पुतिन को एक ऐसे पश्चिम का सामना करना पड़ा जो खोजने में असमर्थ लग रहा था इसकी दिशा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ उन्होंने रूसी सैन्य शक्ति के एक मजबूत विस्तार का दावा किया, विशेष रूप से हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में। दिसंबर 2019 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐतिहासिक हथियारों की दौड़ के बारे में बोलते हुए पुतिन ने टिप्पणी की, आज हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जो आधुनिक इतिहास में अद्वितीय है, वे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2020 में पुतिन ने रूसी संविधान को इस तरह से संशोधित करने के अपने इरादे की घोषणा की जो राष्ट्रपतियों के लिए कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर देगा, उनके लिए अनिश्चितकाल तक पद पर बने रहने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेदवेदेव ने तुरंत प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि एक नई सरकार पुतिन को उन निर्णयों को लेने का अवसर देगी जो उन्हें करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनों को रूसी विधायिका द्वारा तेजी से अनुमोदित किया गया था, लेकिन पुतिन ने इस मामले पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह निर्धारित किया, एक ऐसा कदम जिसे आलोचकों ने राजनीतिक रंगमंच से थोड़ा अधिक बताया। वह वोट मूल रूप से अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से परिणाम पुतिन के एजेंडे की भारी पुष्टि थी, लेकिन विपक्षी समूहों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की कोई स्वतंत्र निगरानी नहीं थी। 20 अगस्त को साइबेरियाई शहर टोंस्क से एक उड़ान में नवल्नी गंभीर रूप से बीमार हो गया और परीक्षणों ने बाद में पुष्टि की कि वह एक नोविचोक के संपर्क में था। ठीक होने के लिए नवल्नी को जर्मनी ले जाया गया और अगले महीने विपक्षी उम्मीदवारों ने उस क्षेत्र में हुए स्थानीय चुनावों में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया जहां नवल्नी प्रचार कर रहे थे। क्रेमलिन ने विषाक्तता में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन इस तरह के विरोध तेजी से असंभव हो गए थे क्योंकि नवल्नी पर हमले ने पुतिन के आलोचकों के जीवन पर प्रयासों की एक लंबी श्रृंखला में केवल सबसे हालिया प्रतिनिधित्व किया था। 2021 के अंत में पुतिन ने यूक्रेनी सीमा पर रूसी सेना के बड़े पैमाने पर निर्माण का आदेश दिया। बेलारूसी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में शामिल होने के लिए अतिरिक्त इकाइयों को बेलारूस भेजा गया था। पश्चिमी सरकारों ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या एक आसन्न रूसी आक्रमण प्रतीत होता है, लेकिन पुतिन ने इस बात से इनकार किया कि उनकी ऐसी कोई योजना थी।
फरवरी 2022 तक 190,000 रूसी सैनिकों को रूस के कब्जे वाले क्रीमिया, बेलारूस और मोल्दोवा में ट्रांसडिनेस्ट्रिया के रूसी समर्थित अलगाववादी एन्क्लेव में आगे के ठिकानों से यूक्रेन में हमला करने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा पहले से निर्धारित नौसैनिक अभ्यासों की आड़ में उभयचर इकाइयों को काला सागर में तैनात किया गया था। 21 फरवरी को पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क के स्वघोषित लोगों के गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 2015 मिन्स्क शांति समझौते को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया। 24 फरवरी की सुबह में पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत की घोषणा की और यूक्रेन भर के शहरों में विस्फोटों को सुना जा सकता था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश अपनी रक्षा करेगा और पश्चिमी नेताओं ने रूस के खिलाफ तेज और गंभीर प्रतिबंधों का वादा करते हुए अकारण हमले की निंदा की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।